हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं हमारे केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक जिस चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री अगर आप 10th सीबीएसई क्लास 10th केमिस्ट्री के सिलेबस को डिटेल्स में देखें तो आपको टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं बाबू। सबसे पहले पढ़ना है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, फिर एसिड बेस साल्ट, फिर मेटल नॉन मेटल, कार्बन एंड कंपाउंड एंड द लास्ट चैप्टर इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे, घर में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का हमारा लेक्चर, जो कि फर्स्ट लेक्चर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। सबसे पहले इस चैप्टर के नाम को हम समझे। सबसे पहले समझिए कि एलिमेंट्स क्या होता है। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट क्या है? तो एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। किसी भी मैटर को जब आप प्योर करते जाओगे तो जो सबसे प्योरेस्ट मिलेगा वो मैटर होगा। प्योर जानते हैं आप बाबू, क्लास 9th केमिस्ट्री में आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा था इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें कि प्योर क्या होता है वो आपने समझा था। प्योर उसे कहा जाता है जो एक ही तरह के कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना होता है। वैसे मैटर जिनके सारे के सारे कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आप जानते हैं क्या होता है? कोई भी मैटर छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। तो जिस मैटर के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक जैसे हों वो प्योर कहलाते हैं। और उसमें भी अगर सारे एक ही जैसे एटम के बने हुए हों, क्योंकि आपको पता है दुनिया के सारे मैटर एटम के बनते हैं। तो अगर कोई मैटर ऐसा है जो उसके सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक ही जैसे एटम है, क्योंकि देखिए अगर आप कांस्टेंट पार्टिकल्स को देखेंगे तो कुछ कांस्टेंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ में आयंस भी होता है। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ये 3 तरह के कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं। तो एटम अगर कांस्टेंट पार्टिकल है, यानी कि कोई मैटर ऐसा है जिसके सारे एटम बिल्कुल एक जैसे हैं, तो वो एलिमेंट कहलाता है। तो एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर। क्या वाटर प्योर है? बिल्कुल है, लेकिन वो प्योरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर वाटर को भी आप चाहे तो वाटर में भी 2 तरह के एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आया समझ में? तो दुनिया में एलिमेंट उसे कहा जाता है जो प्योरेस्ट हो और एक ही तरह के एटम के बने हो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दुनिया में जो भी मैटर है सभी बनता एलिमेंट से ही है। देखिए अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुआ? देखिए दुनिया के सारे मैटर एटम के बनते हैं, ये तो क्लियर है। तो सारे मैटर अगर एटम से बनते हैं, और एटम किसका होता है? एलिमेंट का। तो एलिमेंट का ही ना कोई भी मैटर बनेगा। तो दुनिया के सारे मैटर, जो भी मैटर है वो एलिमेंट से ही बनता है। इसीलिए हम एलिमेंट को बेसिक यूनिट ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर भी कहते हैं, कि बेसिक यूनिट यही है, उसी से बनता है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्या, अगर देखिए आप तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, इसका क्लासिफिकेशन करना है। अगर मॉडर्न वर्ल्ड में देखा जाए बाबू, तो अभी के समय में हमें टोटल 118 एलिमेंट्स का पता है। 118 एलिमेंट के बारे में हमें जानकारी है। अब 118 एलिमेंट की अगर बात करें तो हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है। तो अगर सबके प्रॉपर्टीज को आप अलग अलग स्टडी करने की कोशिश करेंगे, सबको अलग अलग पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए सोच के देखिए कि हर एक एलिमेंट का अगर 10-10 प्रॉपर्टी भी हो, तो 118 का मतलब होता है कि नियरली 1200 प्रॉपर्टीज आपको याद रखना होगा। कैसे संभव है ये? नहीं। तो इतने सारे नंबर्स हैं एलिमेंट के, तो ये प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है कि सबके प्रॉपर्टीज को आप अलग अलग स्टडी करें। तो इसीलिए क्या किया गया? क्लासिफिकेशन किया गया, बंटवारा किया गया। यू नो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी ग्रुप को या किसी भी एक बहुत सारी चीज अगर एक जगह हो और उसमें अगर हमें क्लासिफिकेशन करना हो, तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पर ग्रुप बनाना। समानता और असमानता के आधार पर जो ग्रुपिंग की जाती है उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो एलिमेंट को भी हम क्या करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हो गया। आया समझ में? अब सवाल उठता है कि क्लासिफिकेशन करना जरूरी क्यों है? तो क्लासिफिकेशन करना जरूरी है 2 रीजंस की वजह से। सबसे पहला रीजन कि क्लासिफिकेशन करने से क्या होता है, हमारा केमिस्ट्री बहुत ही इजी हो जाता है।
एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना बहुत इजी हो जाता है। अब आपको सर कैसे इजी हो जाता है? तो आप देखिए 118 एलिमेंट्स है हमारे पास, सबको अगर हम अलग अलग स्टडी करेंगे तो संभव नहीं है। लेकिन अगर हम उसको कुछ ग्रुप्स में बांट देते हैं, जैसे मान लीजिए 15 या 20 ग्रुप में बांट देते हैं, जो कि 18 ग्रुप में भी बांटे गए, तो मान लीजिए अगर हम 18 ग्रुप में बांट दिए तो हमें 18 ग्रुप ही ना स्टडी करना है। समझ गए ना बात? अब हम 18 ग्रुप में बांट दिया तो 18 ग्रुप को स्टडी कर लेंगे तो 118 के बारे में स्टडी हो जाएगा, हमारा काम इजी हो गया ना। तो सिग्निफिकेंस सबसे बड़ा यही है, सबसे बड़ा महत्व यही है क्लासिफिकेशन का, कि वो क्या करता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट को स्टडी करना क्वाइट इजी बना देता है, बहुत ही आसान बना देता है। और दूसरा कि वो नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी में भी मदद करता है। अगर हम क्लासिफिकेशन करने जाते हैं तो हमें नए नए एलिमेंट्स के बारे में पता भी चलता है। कैसे पता चलता है? तो जब हम क्लासिफिकेशन करना शुरू करते हैं, तो जब हम सजाना शुरू करते हैं एक टेबल में, तो हमें लगता है कि अरे यहां से कुछ गायब है, यहां से कुछ गायब है। वो देखेंगे आप मेंडलीव का जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो कैसे पता चला वो। तो वो नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी में भी एक दो लेक्चर का बाद का बात है। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि सिग्निफिकेंस दो है। पहला कि वो केमिस्ट्री के स्टडी को इजी बना देता है, और दूसरा ये कि वो नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवर करने में भी हमारी मदद करता है। ये दो सिग्निफिकेंस है। ओके, अब सवाल उठता है कि इस चैप्टर का नाम, तो आपने एलिमेंट समझ लिया, क्लासिफिकेशन समझ लिया, पीरियोडिक का मतलब क्या है? पीरियोडिक का मतलब क्या है? अगर आप एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को देखें, अगर आज के हिसाब से देखें, आप आज जो है, आज हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है। आप सभी ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा। पीरियोडिक टेबल जानते हो ना, जिसमें 118 एलिमेंट का एक चार्ट होता है, जिसमें हर एक एलिमेंट को एक एक पोजीशन दिया गया रहता है। पीरियोडिक टेबल आपके घर में भी लगा होगा। तो पीरियोडिक टेबल बनने की ही कहानी है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आप पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री देखेंगे कि कैसे पीरियोडिक टेबल बना, और ये भी देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। तो ये इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, ये छोटा सा टॉपिक है, समझ गए? तो पीरियोडिक टेबल में जो देखोगे आप, तो पीरियोडिक टेबल जो अभी का बना हुआ है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाता है। हिस्ट्री में आप देखेंगे पहले डेबोराइनर स्ट्राइड आया, फिर न्यूलैंड का ऑक्टेव आया, फिर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया, और फिर अभी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चला रहे हैं। तो ऐसे चला है, ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री हम पढ़ेंगे बारी बारी से, समझ गए? तो पीरियोडिक टेबल, अगर आप अभी का पीरियोडिक टेबल देखो, तो पीरियोडिक टेबल में क्या है ना, आपको पता होगा शायद कि 7 पीरियड है और 18 ग्रुप्स है। 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स, और 18 ग्रुप्स में एलिमेंट्स को बांटा गया है, और हर एक ग्रुप की अपनी अपनी खास प्रॉपर्टीज है, और जो प्रॉपर्टीज ग्रुप की है उस ग्रुप के सारे मेंबर की है। इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो देखेंगे हम लोग उसको आगे कि कैसे क्या होता है। ओके, ठीक है। तो देखिए उसमें देखा गया, जब पीरियोडिक टेबल बनाया जा रहा था तो ये देखा गया कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में सजाते हैं, यानी कि पहले कम एटॉमिक नंबर फिर ज्यादा एटॉमिक नंबर। आपको पता है हर एक एलिमेंट के एटम का एक एटॉमिक नंबर होता है और एक मास नंबर होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं आप? एटॉमिक नंबर क्या होता है? गुड, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का जो सम होता है उससे मास नंबर आता है। याद होगा शायद आपको, याद है ना? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है वो मास नंबर है, और प्रोटॉन का जो नंबर है वो एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर के तो देखा गया कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में सजाया जाता है तो जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज होती है, लेकिन एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? रिपीट हो जाती है। प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? रिपीट हो जाती है। इसी को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। इसी को हम कहते हैं क्या? पीरियोडिसिटी। हम लोग आगे इसको डिफाइन भी करेंगे, जो आपको लिखाया भी जाएगा, इसके लिए चिंता मत कीजिए, मैं अभी बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। पीरियोडिसिटी, समझ रहे हो? पीरियोडिसिटी जैसे आप समझिए, आपको आप पीरियोडिक टेबल को जरा ध्यान दीजिए, 20-30 तक तो याद रहना चाहिए। जैसे शुरू कीजिए, सबसे पहले क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, उसके बाद सोडियम। तो देखिए आप लिथियम से चले और जब आप सोडियम पे पहुंचेंगे तो प्रॉपर्टीज रिपीट कर जाएगा, यानी सोडियम की प्रॉपर्टीज मैच कर जाएगा लिथियम की प्रॉपर्टीज के साथ। फिर सोडियम से आगे निकलिए तो सोडियम के बाद क्या आ जाएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसी तरह से आप बढ़ते 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 फिर आपको मिल जाएगा पोटासियम। पोटासियम फिर रिपीट कर गया। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो ना? तो ये जो रिपीट, यानी ये जो प्रॉपर्टी रिपीट करती है, जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में सजाते हैं तो ये जो प्रॉपर्टीज रिपीट करती है इसी को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। और ऐसा होता है इसीलिए हम इसे कहते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आई होप आपको चैप्टर का नाम समझ में आया हो।
पीरियोडिक मतलब जो चीज खुद को रिपीट कर रहा है उसे पीरियोडिक कहते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब बंटवारा, एलिमेंट मतलब एलिमेंट। ओके, आगे बढ़े। अब है हिस्ट्री। अगर आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत पुराने समय से ही ये खेल शुरू हुआ। देखिए ये सारा खेल अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो 1800 के आसपास को आप समझिए। पहले 1800 के आसपास हमारे पास लगभग 31 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हमारे पास थी, यानी 31 एलिमेंट्स के बारे में हमें पता था। तो तब तक हमारे साथ दिक्कत नहीं था, क्योंकि 31 एलिमेंट्स का ही पता था। हम क्या करते थे, सभी एलिमेंट्स को इंडिविजुअली पढ़ लेते थे, हमें कोई क्लासिफिकेशन की जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन 1865 आते आते हमारे पास 63 एलिमेंट्स हो गए और अभी हमारे पास 118 एलिमेंट्स है। तो सारे एलिमेंट्स को अलग अलग पढ़ना हमारे लिए संभव नहीं है। तो चलिए सबसे पहली कोशिश की डेबो राइनर ने। डेबो राइनर्स ट्राइड, जो कि हमें सबसे पहला है। चलिए इसको शुरू करने से पहले हम नोट पढ़ लेते हैं कि नोट में क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले एलिमेंट को डिफाइन किया गया है कि एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। समझ गए आप। नेक्स्ट में एट प्रेजेंट देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन टू अस आउट ऑफ व्हिच 92 आर नेचुरल, यानी कि टोटल हमें 118 एलिमेंट के बारे में पता है, जिसमें से 92 क्या है, नेचुरल है। 92 नेचुरल है तो बाकी 16 क्या होगा, मैन मेड होगा। चलिए ठीक है, आगे है कि प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी द एलिमेंट सेपरेटली, यानी प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है कि आप सभी एलिमेंट्स को सेपरेटली पढ़े। सो केमिस्ट क्लासिफाई अरेंज देम इन अ रेगुलर मैनर, इसलिए केमिस्ट क्या करते हैं, उसे क्लासिफाई करते हैं और अरेंज करते हैं एक रेगुलर मैनर में। समझ गए। और दूसरी बात, ये तो सिग्निफिकेंस, पहला सिग्निफिकेंस हुआ। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या हुआ, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। ये जो क्लासिफिकेशन करते हैं उससे नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी में भी हमें मदद मिलती है। तो हिस्ट्री पे चलते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं डेबो राइनर्स ट्राइड। ये बात है 1817 की, 1817 ईस्वी की। डेबो राइनर्स ट्राइड कितने ईस्वी में आया, 1817 ईस्वी में डेबो राइनर्स ट्राइड दुनिया में लाया गया। क्या है एक डेबो राइनर्स ट्राइड, हम ये समझते हैं। डेबो राइनर जो कि जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे। कहां के थे, जर्मनी के साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, ट्राइड्स बनाया। ट्राइड्स, व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइड्स। देखिए ट्राई मतलब होता है तीन। उन्होंने तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया, तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया। और वो तीन एलिमेंट की खासियत क्या थी, वो तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, यानी उन्होंने तीन सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को लेकर ट्राइड्स बनाए। समझ गए। और उन्होंने कितने ट्राइड्स बनाए, 3 ट्राइड्स बनाए। कितने ट्राइड्स बनाए, 3 ट्राइड्स। अगर हम उसके ट्राइड्स की बात करें तो जो सबसे पहला ट्राइड था उनका, उस ट्राइड में पहले उसका फर्स्ट ट्राइड 1 जो था, ट्राइड फर्स्ट में 3 एलिमेंट्स थे उसके पास, लिथियम, सोडियम और पोटासियम। अब होप आपको सभी को सिंबल याद होगा, अगर नहीं याद है तो याद होना चाहिए। उसके पास कौन कौन थे, 3। ट्राइड 1 में क्या क्या था, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। जो ट्राइड 2 था, ट्राइड 2 में भी 3 एलिमेंट थे और उस 3 एलिमेंट का नाम था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बैरियम। ये थे ट्राइड, ये था ट्राइड 2। और उसके बाद ट्राइड 3 बनाया उन्होंने। ट्राइड 3 में भी 3 एलिमेंट थे, एक था क्लोरीन, एक था ब्रोमीन और एक था आयोडीन। इस तरह से उन्होंने 3 ट्राइड बनाए। जो ट्राइड 1 है उस ट्राइड को कई बार अल्कली ट्राइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, अल्कली मेटल ट्राइड। जो ट्राइड 1 है उसे कहा जाता है अल्कली ट्राइड। इसे कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। कहीं पर देखेंगे आप, नोट में देखिए लिखा हुआ है अल्कलाइन अर्थ मेटल ट्राइड 2 को कहा गया। और जो ट्राइड 3 है वो कहलाया हैलोजन ट्राइड। समझ गए। तो डेबो राइनर्स ने 3 ट्राइड बनाए और तीनों ट्राइड में 3 एलिमेंट थे। ट्राइड की खासियत क्या थी कि ट्राइड के जो 3 एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, एक जैसी थी। तो ट्राइड्स बनाए उन्होंने। और ये जो उन्होंने बताया, तो देखिए उस समय ये बात हो रही है कितने ईस्वी की, 1827 में। और एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कि एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट कब आया, 1913 में। तो एटॉमिक नंबर का तो कोई अभी दुनिया में है ही नहीं एटॉमिक नंबर। तो इसमें सारा किस पे डील होगा, मास पे डील होगा। तो अगर मास की बात करें आप, तो लिथियम का मास कितना होता है, 7, सोडियम का मास कितना होता है, 23 और पोटासियम का कितना, 39।
तो डेबोरेनर ने एक और बात देखी, क्या देखी? उन्होंने ये देखा कि जो ट्राइड होता है उनमें जो मिडिल एलिमेंट होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन होता है। व्हाट डू यू मीन बाय अर्थमेटिक मीन? आप जानते हैं अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक मीन मतलब आप देखिए 7 + 39 अपॉन 2 इज इक्वल टू 46 अपॉन 2 दैट इक्वल टू 23। क्या ये 23 और ये 23 सेम है? तो ट्राइड की एक खासियत क्या हो गई? तो सबसे पहली बात, डेबोरेनर ने ट्राइड बनाया। ट्राइड में उन्होंने देखा, ट्राइड में उन्होंने 3-3 एलिमेंट को रखा जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी। और ट्राइड की खासियत ये होती थी कि जो मिडिल एलिमेंट था ट्राइड का, उसका जो एटॉमिक मास था वो नियरली इक्वल होता था किसके? फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के अर्थमेटिक एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन के। अगर आप इसके बाद देखें नेक्स्ट, अगर आप नेक्स्ट देखें इसके बाद, तो अब रहा कौन? कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास हो गया आपका 40, यू नो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40। स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास कितना हो गया आपका? 88। स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास 88। और अगर आप बात करें कि बेरियम का कितना एटॉमिक मास है, तो वह है 137। बेरियम का एटॉमिक मास कितना है? 137। तो अगर आप देखो, अब देखो यहां पर अर्थमेटिक मीन है या नहीं है, तो करके देखते हैं। देखिए 40 + 137 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? 177 अपॉन 2, जो कि सॉल्व करने के बाद लगभग आ जाएगा 88.5। तो देखिए ये 88.5 है और ये 88 है, नियरली इक्वल है ना, नियरली इक्वल। तो ट्राइड की ये भी खासियत हो गई ना कि जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का मास का जो अर्थमेटिक मीन है वो मिडिल एलिमेंट से मैच करता है। और अगर इसमें देखिए आप कैल्शियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो कि हेलोजन ट्राइड है, उसमें अगर आप मास देखने की कोशिश करें तो इसका मास होता है 35.5, इसका मास होता है 80 और इसका मास होता है 127। और अगर इसको सॉल्व करें, अर्थमेटिक मीन निकाले, तो क्या हो जाएगा? 35.5 + 127 अपॉन 80 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, सॉल्व कीजिए, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 162 अपॉन 5 अपॉन 2, ये 2 होगा यहाँ पर, अर्थमेटिक मीन निकालें अपॉन 2 दैट इक्वल टू हो जाएगा ये 81.25 के आसपास। तो देखिए ये 81.25 है और ये 80 है, लगभग नियरली सेम है। तो डेबोरेनर ट्राइड की ये खासियत थी कि जो मिडिल एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक मास था वो ट्राइड के बाकी जो 2 एलिमेंट थे उसके एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन था। तो ये हो गया आपका डेबोरेनर्स ट्राइड। समझ गए? हम लोग देख लेते हैं पहले नोट में क्या लिखा हुआ है इसको। आई होप आपको समझ में आया हो, फिर नोट में बता देता हूं, फिर उसके बाद में फिर समझाऊंगा। देखिए लिखा हुआ है कि इन 1817 जर्मन साइंटिस्ट डेबोरेनर अरेंज द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स कॉल्ड डेबोरेनर्स ट्राइड्स। यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को उन्होंने ग्रुप में बांटा जिन्हें डेबोरेनर्स ट्राइड कहा गया। ईच ट्राइड हैज 3 एलिमेंट्स एंड ही आइडेंटिफाइड 3 ट्राइड्स। यानी कि हर एक ट्राइड में कितने एलिमेंट्स थे? 3 एलिमेंट थे। और उन्होंने कितने ट्राइड आइडेंटिफाई किए? 3 ट्राइड आइडेंटिफाई किए। और उन्होंने क्या नोटिस किया? डेबोरेनर्स नोटिस दैट द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज नियरली इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 अदर एलिमेंट इन द ट्राइड। यानी कि जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो बाकी 2 एलिमेंट के मास का नियरली क्या है? इक्वल है। तो ये हो गया तुम्हारा ये मतलब डेबोरेनर्स ट्राइड। तो क्या ट्राइड लेकिन वेल एक्सेप्टेड नहीं हुआ, उतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ। क्यों फेमस नहीं हुआ? क्योंकि ट्राइड के साथ गड़बड़ी क्या थी कि वो 3 ही ट्राइड बना पाए। डेबोरेनर कितनी ट्राइड बना पाए? 3 ही ट्राइड बना पाए। उस समय और भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुका था, नियरली 30 एलिमेंट्स के आसपास उन्हें पता था। तो उनको ज्यादा ट्राइड बनाना चाहिए, लेकिन वो 3 ही ट्राइड बना पाए। और ये कोई पॉपुलर आइडिया नहीं था। अब ट्राइड, अब 3 एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टीज याद करें तो उतना वो पॉपुलर नहीं हो पाया। तो मेन रीजन यही बताया जाता है कि डेबोरेनर्स ट्राइड फेमस क्यों नहीं हुआ, उसका लिमिटेशन क्या था। तो लिमिटेशन यही था कि उस समय जितने भी एलिमेंट्स नॉन थे सभी के लिए वो ट्राइड नहीं बना पाए, इसीलिए ये आइडिया क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। देखिए नोट में भी लिखा हुआ है कि डेबोरेनर्स कुड नॉट अरेंज ऑल द नॉन एलिमेंट्स एट दैट टाइम इनटू ट्राइड्स, हेंस दिस आइडिया वाज रिजेक्टेड। यानी कि उस समय जितने भी एलिमेंट्स का पता था उनको वो ट्राइड में नहीं सजा पाए, इसलिए डेबोरेनर ट्राइड का आइडिया रिजेक्ट कर दिया गया। फिर भी डेबोरेनर्स ट्राइड का अपना महत्व है, तो वो पहली कोशिश थी
किसकी ओर? क्लासिफिकेशन की ओर। तो क्लासिफिकेशन की ओर पहली कोशिश डेबोरेनर ने की थी, इसलिए हम डेबोरेनर ट्रायल को महत्व देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट कोशिश की किन्होंने? न्यूलैंड ने। किन्होंने की? न्यूलैंड ने। न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स दिया। न्यूलैंड ने क्या दिया? ऑक्टेव्स दिया। और ये बात हो रही है, अब अगर हम इसको देखें, इसको इरेज कर दे हम लोग, डेबोरेनर ट्रायल नोट में लिखा हुआ है सारी चीजें, या आप नोट डाउन भी कर सकते हैं चाहो तो। वैसे नोट तो है ही, डिस्क्रिप्शन में नोट अवेलेबल है, नोट डाउनलोड कर। चलिए ठीक है। अब न्यूलैंड के ऑक्टेव्स को देखो, तो न्यूलैंड का ऑक्टेव दुनिया में इंट्रोड्यूस किया गया 1864 में। 1864 में देखिए, लगभग कितना 1817 में ये आया था और 1864 में ये आया। 1817 में आपका डेबोरेनर का ट्रायल आया और 1864 में आया क्या? न्यूलैंड का ऑक्टेव्स। तो अच्छा खासा समय, नियरली 50 इयर्स बीत चुके हैं, तब न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स दिया। ऑक्टेव्स क्या होता था ये समझते हैं। अगर हम बात करें न्यूलैंड की, तो न्यूलैंड ने देखा कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं, अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर? कि पहले कम एटॉमिक मास वाला, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर उससे ज्यादा वाला। तो कहा कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे तो हर एक 8वां एलिमेंट जो होगा वो रिपीट करेगा पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को। हर एक 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मैच करेगी किसकी प्रॉपर्टीज के साथ? फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के साथ। आया समझ में? आई होप आया होगा। जैसे संगीत, आपने संगीत का अगर कभी आप जीवन में सुने हो तो संगीत में क्या होता है? संगीत में सुर होते हैं, सुर, संगीत में सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। सा तो फिर से देखिए, एक से शुरू हुआ, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो 8वां जो धुन आया, क्या वो पहले धुन का रिपीटेशन था ना? तो ऐसा ही हुआ, ऐसा ही उन्होंने बताया, किन्होंने? न्यूलैंड ने, कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करोगे तो 8वां एलिमेंट जो मिलेगा वो पहले का क्या होगा? रिपीट हो जाएगा। पहले को क्या कर जाएगा? रिपीट कर जाएगा। हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए हम सुनते हैं, जैसे लिथियम से शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर में मान लीजिए हम लिथियम लेते थे। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब आपको कहे सर यहाँ पे नियन दीजिए, हम कहेंगे बाबू नियन यहां नहीं देंगे। नियन क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इनर्ट गैस की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई। इनर्ट गैस की डिस्कवरी अब बहुत बाद में हुई। जिस समय ये लॉ दिया गया उस समय इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इवन मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आ गया, उसके बाद इनर्ट गैस आया। तो इनर्ट गैसेज की डिस्कवरी लेट से हुई थी। अब आप पूछोगे सर क्यों लेट से हुई थी? तो रीजन ये है बाबू कि इनर्ट गैस किसी से रिएक्ट करता नहीं है, तो रिएक्शन करेगा तब ना केमिस्ट्री जल्दी पता कर पाएगा, दिखता थोड़े है एटम उटम। तो समझ गए? तो इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो चलिए देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, और उसके बाद आ जाएगा सोडियम। तो जरा नंबर लगा के देखते हैं हम। तो ये हो गया आपका, अगर नंबर लगाने की बात है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए 8वां एलिमेंट रिपीट कर गया ना प्रॉपर्टीज को, कर गया कि नहीं कर गया? 8वां एलिमेंट लिथियम और सोडियम दोनों का प्रॉपर्टीज सेम है, तो प्रॉपर्टीज रिपीट कर गया। तो यही बात कही न्यूलैंड ने। तो न्यूलैंड ने कही कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में सजाओगे तो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मैच कर जाएगी किसके साथ? पहले के साथ। और इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने एक लॉ दिया, जिस लॉ का नाम था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जिसमें उन्होंने कहा कि when elements are arranged in increasing order of their atomic masses, then properties of every 8th element will be similar to the properties of first element. 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर जाएगी। यह था न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। और इस तरह से उन्होंने एक टेबल तैयार किया। कितना क्या तैयार किया? टेबल तैयार किया। समझ गए? उस समय, जिस समय न्यूलैंड ने अपना ये ऑक्टेव्स दिया था, यानी कि 1864 में, उस समय टोटल नियरली 56 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी। 56 एलिमेंट। तो उन्होंने उस 56 एलिमेंट को क्या किया? अरेंज कर दिया। 56 एलिमेंट को उन्होंने क्या कर दिया?
अरेंज कर दिया और 56 एलिमेंट को अरेंज करके उन्होंने एक टेबल तैयार किया। यू कैन नॉट से एक पीरियोडिक टेबल, क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल नहीं था, लेकिन वो एक टेबल उन्होंने तैयार किया, ऑक्टेव, उसे कहा गया न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, उन्होंने ऑक्टेव्स तैयार किया। आया समझ में? गड़बड़ी क्या थी वो हम आप बात करेंगे। समझ में आया पहले न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है? मैं नोट सुना देता हूं, नोट में जो लिखा हुआ है, क्योंकि आप लोग को नोट भी पढ़ना है। तो देखिए क्या लिखा है कि in 1864 Newland arranged all the non-elements in increasing order of their atomic masses and find that properties of every eighth element are similar to the properties of first element, and he proposed law of octaves। उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स प्रपोज कर दिया। क्या कहता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेज, देन प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। यानी कि हर एक आठवें की प्रॉपर्टीज क्या होगी? फर्स्ट की रिपीटेशन हो जाएगी। यही था न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और उसके आधार पर उन्होंने एक टेबल तैयार किया। अब इसमें गड़बड़ी क्या आई? इसमें गड़बड़ी कुछ गड़बड़ियां थी। सबसे पहली गड़बड़ी तो ये थी कि जो न्यूलैंड का जो ऑक्टेव था वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट के लिए वैलिड था, हैवी एलिमेंट के लिए नहीं था। लाइटर एलिमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय लाइटर एलिमेंट? क्या जलाने वाला एलिमेंट? अरे नहीं, लाइटर मतलब हल्का, लाइटर एलिमेंट। लाइटर एलिमेंट कहने का मतलब कि अगर तुम देखोगे ना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो वो कैल्शियम तक वैलिड रहता है, कैल्शियम तक। यानी कि शुरू के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, एल्युमिनियम, समझ रहे हो ना बात? ये जो पूरा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर उसके बाद जो है ये सिलिकॉन, उल्कन, सल्फर उल्फर, ये जो पूरा चार्ट है, क्लोरीन, सब ये सब का चार्ट, यानी कि कैल्शियम तक ये वैलिड रहता है। कैल्शियम के बाद खत्म, इसकी वैलिडिटी समाप्त। यानी कि कैल्शियम के बाद जब आगे बढ़ोगे तो आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम नहीं होगी। अरे यही कह रहा था ना ऑक्टेव, न्यूलैंड यही ना कह रहे थे कि हर एक आठवीं की प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम होगी। लेकिन जब आप देखेंगे ना, जब देखा गया तो कैल्शियम तक ये लॉ वैलिड था, कैल्शियम तक आठवां रिपीट करता था, लेकिन कैल्शियम के बाद क्या हो गया? खेली बिगड़ गया, उसके बाद रिपीट होना बंद हो गया। तो ये पहले गड़बड़ी कि सिर्फ लाइटर एलिमेंट के लिए वैलिड था, हैवी एलिमेंट के लिए वैलिड नहीं था, सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड था। दूसरी गड़बड़ी ये थी कि उन्होंने ये एज्यूम कर लिया न्यूलैंड ने कि सारे एलिमेंट डिस्कवर हो गए, अब कोई नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। उन्होंने जो लॉ दिया, जब उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, तो वो यही मानकर चल रहे थे कि दुनिया के जितने भी एलिमेंट हैं वो अब डिस्कवर हो चुके हैं। यही 56 जिसका हमें पता है, यही 56 पूरा दुनिया में एलिमेंट है, और कोई नया एलिमेंट मिलने वाला नहीं है। लेकिन बात तो ये है कि नए नए एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए, और जब डिस्कवर हुए तो वो न्यूलैंड के लॉ में फिट ही नहीं हुए। न्यूलैंड ने जो लॉ दिया था, पर सोचो ना, यहां पर एक मिनट के लिए सोच के देखो कि तुम अगर नियॉन को इंट्रोड्यूस कर दो, नियॉन डिस्कवर हो गया, तो नियॉन डिस्कवर होगा तो आठवां एलिमेंट तो नियॉन हो जाएगा ना। अरे अभी नियॉन को तुम निगलेक्ट किया तब ना आठवां सोडियम हुआ बाबू। अगर मान लो कि नियॉन को तुम इंक्लूड कर दो तो आठवां एलिमेंट तो नियॉन हो जाएगा। तो न्यूलैंड का लॉ तो गया, इनर्ट गैस के आते ही न्यूलैंड का लॉ गया। तो नए एलिमेंट जब डिस्कवर हुए तो न्यूलैंड का जो लॉ था वो उसमें फिट नहीं हुआ, न्यूलैंड के लॉ में वो फिट नहीं हुए। तो ये गड़बड़ी है पहला। तो पहला गड़बड़ी तो ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट के लिए वैलिड था, सिर्फ कैल्शियम तक। दूसरा ये कि उन्होंने ये एज्यूम कर लिया कि कोई नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। तीसरी गड़बड़ी ये थी कि जब वो इसे अरेंज कर रहे थे तो वो बस एटॉमिक मास के हिसाब से सजाते चले गए, प्रॉपर्टीज पे उन्होंने ज्यादा फोकस नहीं किया। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, जैसे देखिए अगर वो आप टेबल बना रहे हैं प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, तो जो सेम प्रॉपर्टीज वाला है वो अगल बगल होना चाहिए ना, एक दूसरे के आसपास होना चाहिए। अगर आप टेबल बना रहे हैं तो मतलब क्या है कि सेम प्रॉपर्टीज वाला एक जगह रहे। लेकिन जब उन्होंने वो सजा रहे थे न्यूलैंड, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने आयरन, निकेल और कोबाल्ट, तीन एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज बहुत हद तक एक दूसरे से मैच करती है, आयरन, निकेल और कोबाल्ट। अगर आप न्यूलैंड के टेबल में देखेंगे, जो कि आपकी बुक में दिया गया है या एनसीईआरटी में भी दिया गया है, आप देख सकते हैं, या चार्ट में भी मैंने इंक्लूड कर दूंगा, तो वहां अगर आप देखोगे, अगर न्यूलैंड के ऑक्टेव में देखोगे तो आयरन कहीं और है, कोबाल्ट निकेल उससे बहुत दूर है। तो आंसर यह है कि अगर कोबाल्ट निकेल का प्रॉपर्टीज आयरन से मैच करता है तो कोबाल्ट निकेल को किसके पास होना चाहिए? आयरन के पास होना चाहिए, जो कि नहीं था। आया समझ में? तो यानी कि वो बस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में सजाते गए, प्रॉपर्टीज को वो ध्यान देना भूल गए। आया समझ में? तो ये भी एक गड़बड़ी हो गई कि उन्होंने सेम प्रॉपर्टीज वाले को एक दूसरे से दूर दूर रख दिया। उनके टेबल में सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक दूसरे से दूर दूर रहते। तो यही सारी गड़बड़ियां थी किसकी? न्यूलैंड के न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। तो देखिए लिमिटेशंस में लिखा हुआ है कि
न्यूलैंड्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स, इट इज नॉट वैलिड फॉर हेवियर एलिमेंट्स, इट इज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। यानी कि सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए वैलिड है, हेवियर एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं है। ये सिर्फ एप्लीकेबल है कब तक? कैल्शियम तक। नेक्स्ट लिखा है कि न्यूलैंड्स एज्यूम दैट नो न्यू एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड लेटर, बट व्हेन न्यू एलिमेंट्स वाज डिस्कवर्ड इट कुड नॉट गेट फिट इन हिज लॉ। यानी कि उसके लॉ में वो फिट नहीं हुआ जब नए एलिमेंट डिस्कवर हुए तो। और थर्ड एलिमेंट, ही ओनली कंसंट्रेट ऑन द अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। he did not consider प्रॉपर्टीज। उन्होंने प्रॉपर्टीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फॉर एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल आर प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर दूर रखा गया, जबकि आयरन को कोबाल्ट निकेल के पास होना चाहिए, लेकिन आयरन कहीं और था, कोबाल्ट निकेल कहीं और था। तो ये न्यूलैंड के लॉ की गड़बड़ी थी। तो यही हो गया न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया। कॉपी बुक देख लीजिए, सारा कुछ रिपीट कर लीजिए लेक्चर, अगर कोई दिक्कत है तो। पूरा कुछ सारी बातें मैंने बता दी। ऑक्टेव्स आ गए। अब इस टॉपिक में हमें पढ़ना है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, फिर पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और फिर फाइनली हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज जो पढ़नी है वो। तो ये लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चैप्टर क्या है इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने, हिस्ट्री समझा दिया। हिस्ट्री में मैंने दो बातें कर ली, डेवोनेनर का ट्रायड और न्यूलैंड का ऑक्टेव। तो इसको डिटेल गौर से देख लीजिए, नोट बना लीजिए, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो होगा मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड। आई होप आपको समझ में आया हो। सी यू सून, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।